हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5। पांचवा चैप्टर है, 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पांचवा देखिएगा, चैप्टर 5 विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ये देखिए यूनिट सेकंड में है, यूनिट 2 में है, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। चैप्टर 5 और 6 दोनों चैप्टर यूनिट 2 में है। और ये दोनों चैप्टर जो मार्किंग है दोनों चैप्टर्स की, तो वो है 3+2 5 नंबर की है, ठीक है ना। दोनों चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो टोटल 5 नंबर का आएगा, ठीक है। 5 और 6 से, 5 के चैप्टर से और 6 के चैप्टर, दोनों चैप्टरों को मिला करके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और अकेले चैप्टर 5 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अकेले 5 चैप्टर से, चैप्टर 5 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर, 3 में भी कैसे डिवाइडेशन होगा, 2+1, एक 2 नंबर का होगा और एक 1 नंबर का होगा, तो 3 मार्क्स में डिवाइडेशन होगा, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग वाली जो मतलब यूनिट करवाई थी, यूनिट फर्स्ट, उसमें 4 चैप्टर थे, 7 नंबर के थे, 7 मार्क्स के थे, ठीक है ना, 7 नंबर के। और 7 नंबर का वो मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रोस्टेट था वो स्थिर विद्युत की, जिसमें चार्ज को हमने स्टैटिक पोजीशन में लिया था, स्थिर अवस्था में लिया था और विद्युत क्षेत्र की स्टडी की थी वहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर चैप्टर 5, 6, ये आगे जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें क्या होगा, यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी, धारा विद्युत की। इसमें चार्ज स्टैटिक नहीं रहेगा, मूव करेगा किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है ना। चार्ज यानी आवेश क्या करेगा, एक कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा इसमें, मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो वो नेक्स्ट मतलब 7 चैप्टर से स्टार्ट होगा। तो आज तो हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 है इलेक्ट्रिक करंट, ये ध्यान रखिएगा। 2+1 में आएगा, 3 मार्क्स का होगा, 3 नंबर में आएगा, 3 मार्क्स में होगा, ठीक है ना। तो देखिए विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा के बारे में सुनिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। विद्युत धारा एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है, जो कि क्या होती है, जब भी आप किसी मतलब कोई भी एक कंडक्टर लोगे, देखिए इसको डिटेल में सुनिएगा। कोई भी एक कंडक्टर होगा, ये स्पेशली ये जो करंट है ये कंडक्टर्स में फ्लो होती है, ठीक है। कंडक्टर यानी चालक, क्योंकि चालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी मुक्त आवेश होते हैं, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो क्या करते हैं, वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी मोशन के लिए वो फ्रीली मतलब वो फ्री घूमते रहते हैं, ठीक है ना। उस चालक में क्या होते हैं, मुक्त रूप से घूमते रहते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम अगर विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मतलब एक प्रकार से ट्रांजिट करंट मिलती है, बहुत ही कम करंट होती है, मतलब नए के बराबर करंट होती है उस कंडक्टर के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि टोटल चार्ज वहाँ से 0 हो जाता है, तो वहाँ कोई भी करंट मतलब बिल्कुल नए के बराबर करंट मिलती है उस कंडक्टर में। लेकिन जैसे ही आप कंडक्टर को मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाह्य विद्युत क्षेत्र दोगे, मतलब कोई बैटरी वगैरह या लगा करके, किससे, उस कंडक्टर से, तो कंडक्टर से जैसे बैटरी लगाओगे तो उस कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो भी हमारे चार्ज हैं, वो चार्जेस का क्या होगा, फ्लो होगा। और वो चार्जेस का फ्लो क्या होता है, एक पॉइंट से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता रहेगा। और उस आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है ना। चार्ज फ्लो की जो रेट होती है ना, फ्लो ऑफ चार्ज रेट, तो ये फ्लो ऑफ चार्ज रेट ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। नहीं, आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई भी कंडक्टर होगा और कंडक्टर्स में याद रखिएगा, कंडक्टर का मतलब होता है चालक, और चालक में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त आवेश होंगे। और मुक्त आवेश क्या होंगे, मुक्त आवेश मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। वैसे चार्ज के लिए डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब हम इम्पोर्टेंस ज़्यादा यहाँ पर क्या रहता है, इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रॉन्स ही लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की इंपॉर्टेंस ही ज़्यादा लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। डोमिनेंट पार्ट होता है, यानी महत्वपूर्ण पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स, किसके लिए, करंट फ्लो के लिए, विद्युत धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन ही डोमिनेंट होता है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे, कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे, किससे, कंडक्टर से, यानी कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड का मतलब किसी बैटरी से जोड़ेंगे, तो उसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो का मतलब चार्ज क्या होंगे, फ्लो होंगे। और चार्ज फ्लो होंगे तो चार्ज फ्लो होने की जो रेट होगी, यानी प्रति सेकंड जो चार्ज फ्लो होगा, प्रति सेकंड, 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा, वो चार्ज फ्लो यानी वो आवेश ही क्या कहलाएगा, यहाँ करंट कहलाएगी। वो आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाएगी, यहाँ करंट कहलाएगी, ठीक है ना। 1 सेकंड में किसी चालक में
एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होने वाला आवेश, आवेश प्रवाह मतलब प्रवाहित होने वाला आवेश ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है ना। तो आवेश की मात्रा बोल दो या आवेश जो भी है ना, एक सेकंड में एक चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होगा, एक से दूसरी जगह जाएगा, तो वो आवेश, उस आवेश की जो मात्रा है वो क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाएगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये इसका फिजिकल मीनिंग बताया मैंने आपको। ठीक है, तो करंट ये हो गया। अब देखिए इसका मतलब मैथमेटिकली देखिएगा, जो फॉर्मूला डेराइव करेंगे वो देखिएगा। यदि कोई भी कंडक्टर है, कोई चालक है, उसमें डेल टी समय में डेल क्यू चार्ज फ्लो होता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी कंडक्टर में डेल टी समय में डेल क्यू चार्ज फ्लो होता है, प्रवाहित होता है, तो औसत धारा, औसत विद्युत धारा यानी एवरेज इलेक्ट्रिक करंट जो होगी वो होगी डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो ये तो होता है ना प्रति सेकंड प्रवाहित जो आवेश है, प्रति सेकंड चालक में प्रवाहित जो आवेश है, उसी आवेश को हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। अब ये एवरेज करंट है, इसमें डेल क्यू अपॉन डेल टी के रूप में लिखा है। ये तो अल्प चार्ज यानी कि ये अल्प आवेश होता है, ये अल्प समय होता है। तो अल्प आवेश और अल्प धारा का जो रेशियो है वो यहाँ पर क्या है, औसत विद्युत धारा, या आप डेल क्यू अपॉन डेल टी बोल सकते हो ऐसे। आई एवरेज इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल टी, ये औसत धारा हो गई। अब देखिएगा तात्क्षणिक विद्युत धारा भी होती है, यानी किसी क्षण कोई पर्टिकुलर टाइम पर जो आवेश प्रवाह की दर होती है वो क्या कहलाती है, मतलब वो तात्क्षणिक विद्युत धारा कहलाती है। यानी यहाँ पर तात्क्षणिक विद्युत धारा कहलाएगी वो। ठीक है ना। आई इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल क्यू अपॉन डेल टी, यानी पर्टिकुलर टाइम टी की बात की है, मतलब कोई टाइम है, मतलब किसी क्षण, कोई क्षण, जो कोई भी क्षण है उस क्षण पर हम बात कर रहे हैं, उस क्षण पर जो आवेश प्रवाह की दर होगी ना, उस दर को हम क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक विद्युत धारा बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तात्क्षणिक विद्युत धारा को लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल क्यू अपॉन डेल टी। अब ये डेल क्यू अपॉन डेल टी को हम लिख सकते हैं यहाँ डी क्यू अपॉन डी टी के रूप में, ऐसे लिखते हैं। डिफरेंशियल रूप में लिखते हैं, मतलब अवकलित रूप में। ठीक है ना, अवकलित रूप में लिखा गया है ये धारा को। आई बराबर है डी क्यू अपॉन डी टी, ये तात्क्षणिक विद्युत धारा होती है, इसको हम तात्क्षणिक विद्युत धारा बोलते हैं। तो तात्क्षणिक विद्युत धारा और औसत धारा, ये ध्यान रखिएगा, ये तो होती है तात्क्षणिक विद्युत धारा आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी डेरिवेटिव फॉर्म में होती है, अवकलित रूप में होती है, ये होता है डेल रूप में, आई एवरेज डेल क्यू अपॉन डेल टी के रूप में। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा आगे, विद्युत धारा का जो एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो तो एम्पियर होता है, आपको पता भी है ये। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू का मात्रक कूलाम और टाइम का क्या होता है, सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। ये हमारा एसआई पत्ती में मात्रक होता है। अब सीजीएस पत्ती में धारा का मात्रक वोल्ट भी बोलते हैं, इसमें वोल्ट या फिर एब एम्पियर भी होता है। ठीक है ना, वोल्ट होता है ये, वोल्ट या फिर एब एम्पियर, और 1 एम्पियर कितना होता है, यहाँ से 1/10 एब एम्पियर। ठीक है, तो ये इसका सीजीएस पत्ती में मात्रक थे ये, वोल्ट या फिर एब एम्पियर जो भी है। अब देखिएगा, इस करंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो और देख लेते हैं। वैसे करंट की बात की जाए ना, तो करंट एक क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसकी डायरेक्शन जरूर होती है, डायरेक्शन भी होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, इसके पास क्या नहीं होता है, ये जो करंट है, करंट अगर क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी हो, करंट अगर वेक्टर क्वांटिटी हो, तो वेक्टर के लिए क्या होना जरूरी है, उसकी दिशा और मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होना जरूरी है। तो इन दोनों के साथ क्या होना जरूरी और होता है, वो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो सदिश राशियां हैं वो सदिश नियमों का पालन करती है। सदिश राशियां होती हैं वो सदिश नियमों का पालन करती है, लेकिन जो धारा होती है, करंट होती है, वो सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। ये बात याद रखिएगा कि जो धारा होती है वो सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, यानी सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, जिसकी वजह से धारा को अदिश राशि की श्रेणी में रखा गया है। धारा को अदिश राशि की श्रेणी में रखा गया है। वैसे धारा की दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, लेकिन फिर भी धारा एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि धारा है वो सदिश योग के नियमों का जो पालन है वो नहीं करती है। ठीक है ना, वेक्टर एडिशन जो रूल होते हैं उसको फॉलो नहीं करती है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा धारा एक अदिश राशि है। अब देखिएगा आगे, देखिएगा चालक में, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, चालक में प्रवाहित धारा चालक के अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करती है। ये बात भी याद रखिएगा, जो चालक में प्रवाहित धारा होगी वो अनुप्रस्थ काट पे भी डिपेंड नहीं करेगी। देखिएगा मैंने अलग अलग अनुप्रस्थ काट के यहाँ पर देखिए मैंने ये दिखा रखे हैं डायग्राम्स।
अलग अलग अनुप्रस्थ काट के। वायर ले लो ना, अलग अलग, एक थोड़ा पतला तार है, फिर उससे मोटा ले लिया, फिर उससे मोटा ले लिया, फिर उससे मोटा ले लिया, मतलब इस शेप में होती है ना वो, जो इसका सर्कुलर ये शेप होती है, इस प्रकार से सर्कुलर शेप होती है, वृत्तीय आकृति होती है ना, ये कोनिक सेक्शन है ये, मतलब समझ रहे हो आप, अनुप्रस्थ काट है ये। तो यहाँ से अनुप्रस्थ काट में से जो धारा जाएगी, मतलब इसमें से जो धारा जाएगी वो ही इसमें से जाएगी, लास्ट वाले इसमें से जाएगी, ठीक है ना। धारा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। जो ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये देखो, ये क्रॉस सेक्शन देखो, यहाँ पर थोड़ा पतला, फिर और मोटा, फिर और मोटा, इस प्रकार से। तो मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का कोई इस पर असर नहीं पड़ने वाला धारा के ऊपर, ठीक है ना। तो धारा क्या रहेगी, समान ही रहेगी। सभी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली जो धारा है उसकी मात्रा है वो क्या रहेगी, समान रहेगी। धारा का मान चेंज नहीं होगा अनुप्रस्थ काट बदलने से, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, चालक में जो धारा प्रवाहित होने पर चालक विद्युत उदासीन रहता है, ठीक है ना। जो करंट फ्लो होगी, जैसे ही कोई कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो होगी, तो करंट फ्लो होने से जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन रहता है, यानी टोटल चार्ज क्या रहता है, जीरो रहता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है उसमें फ्लो होने के बाद, ठीक है ना। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, जो कंडक्टर है वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट को सुनिएगा क्या है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि डिफरेंट केस में, डिफरेंट यानी भिन्न स्थितियों में जो करंट है वो डिफरेंट चार्ज कैरियर यानी आवेश वाहकों के फ्लो के द्वारा क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। डिफरेंट केस हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें जो करंट है वो डिफरेंट चार्ज कैरियर्स के फ्लो के द्वारा प्रोड्यूस होती है। अब चार्ज कैरियर यानी आवेश वाहक होते हैं, डिफरेंट होते हैं ये भी। अगर हम ये कंडक्टर और वैक्यूम ट्यूब्स की बात करनी है तो उनमें जो धारा बनती है वो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो से बनती है, ठीक है ना। जो धारा फ्लो होती है वो किसके फ्लो होने से होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये जो कंडक्टर्स होते हैं या वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं उनमें जो करंट फ्लो होती है, यानी जो करंट प्रोड्यूस होती है, करंट जो उत्पन्न होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होती है। तो चार्ज कैरियर्स क्या हो गए, उसमें आवेश वाहक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। जो कंडक्टर्स और वैक्यूम ट्यूब होते हैं उनके लिए जो हमारे चार्ज कैरियर यानी आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकंड जो चार्ज कैरियर होगा वो क्या होगा, अब सेकंड केस में जो चार्ज कैरियर यानी आवेश वाहक होगा वो क्या होगा, वो देखिएगा इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। ये विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट्स, देखिए ये क्या होता है, जैसे कि सेल या बैटरी की अगर बात की जाए तो उसमें केमिकल भरा होता है, उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य बोलते हैं। और उसमें आपको पता है उस सेल में दो इलेक्ट्रोड भी होते हैं, आपको पता है, एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, यानी एक तो कैथोड और एक एनोड होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो हमारी करंट बनेगी, इलेक्ट्रोलाइट्स में जो करंट बनेगी वो किसके कारण बनेगी, इलेक्ट्रोलाइट्स में धन और ऋण आयनों के प्रवाह से ही क्या बनती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा बनती है, ठीक है, या विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसकी वजह से, ये याद रखिएगा, धन और ऋण आयनों के प्रवाह से। ये हमारे चार्ज कैरियर्स हैं यानी आवेश वाहक हैं, धन और ऋण आयन। तो धन और ऋण आयनों के फ्लो से ही इलेक्ट्रोलाइट में यानी विद्युत अपघट्य में क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है या विद्युत धारा बनती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब तीसरे केस में जो चार्ज कैरियर होगा, ये आवेश वाहक होगा, वो कौन सा होगा, तीसरा केस है अर्धचालक का। अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं जो नेचर में मिलते हैं। तो ये जो कंडक्टर्स होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन और होल के फ्लो से ही क्या बनती है, इलेक्ट्रिक करंट बनती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं दोनों, इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से। इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है, जो कि कंडक्टर्स और वैक्यूम ट्यूब में भी क्या होता है, आवेश वाहक का काम करता है, यानी चार्ज कैरियर का काम करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ होल भी आएगा कंडक्टर्स में। होल का मतलब ये एक रिक्ति होती है, एक खाली जगह होती है, मतलब खाली जगह का मतलब एक रिक्ति जिससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, मतलब जिससे पहले देखो ऐसा था, मतलब ऐसे जैसे कोई भी ये बात करें, जैसे कि सोडियम के आउटर सेल की बात करें, सोडियम के आउटर सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और उससे जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसके आउटर सेल से तो क्या होगा, मतलब जिस सेल से निकला वहां पर एक होल बन जाता है। क्या बन जाता है, होल बन जाता है। और होल किस रूप में होता है, पॉजिटिव चार्ज के रूप में होता है। ये बात याद रखिएगा हमेशा, आगे हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं, आवेश वाहक होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं।
इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से ही, इन दोनों के फ्लो से ही क्या बनती है, इलेक्ट्रिक करंट बनती है। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन और होल, होल एक प्रकार से रिक्तिका है, रिक्तिका मतलब एक खाली जगह है। इसका मतलब ये हुआ कि उस एटम से क्या निकल चुका है, उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया है, और उस एटम के आउटर सेल में क्या आ गई है कि रिक्तिका आ गई है। मतलब क्या गया है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। इलेक्ट्रॉन की कमी को ही हम होल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी को ही हम होल बोलते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा। यानी ये पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। तो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल के फ्लो से ही क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक करंट बनेगी, विद्युत धारा बनेगी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा विद्युत धारा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको सभी बता दिए। अभी हम बात करेंगे धारा घनत्व, करंट डेंसिटी की बात करने वाले हैं। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, कोई भी देखिए बहुत आसान सा ही चैप्टर भी आसान है, टॉपिक्स भी आसान है, इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे के सारे। इसमें आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको ये जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, ये मतलब कॉन्सेप्चुअल जो भी चीज़ें बताई जा रही है, इसको ढंग से समझना है आपको। ठीक है ना। तो देखिएगा करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी की बात की जाए तो कोई भी कंडक्टर होता है, कोई भी चालक होगा, तो चालक तो लेना ही पड़ेगा भाई, कुचालक तो लेना नहीं है यहाँ पर, आपको पता ही चली गया होगा, क्योंकि धारा की बात कर रहे हैं तो चालक लेना पड़ेगा। यहाँ पर पदार्थ हमारा कैसा होगा, चालक होगा। तो कोई भी कंडक्टर है और उस कंडक्टर यानी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट से जो गुजरने वाली जो धारा है उसी को हम धारा घनत्व बोलते हैं। ठीक है ना। याद रखिएगा कोई भी कंडक्टर होगा और उस कंडक्टर के पर यूनिट एरिया या पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू आउट होने वाली जो करंट होती है उसे हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। कोई भी कंडक्टर होगा और उस कंडक्टर के एकांक क्षेत्रफल से जो गुजरेगी धारा, उस धारा को ही हम बोलते हैं धारा घनत्व है। धारा घनत्व यानी इसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। एक प्रकार से वेक्टर फील्ड भी होता है। ये वेक्टर फील्ड मतलब एक प्रकार सदिश क्षेत्र होता है। और दूसरी बात करें तो करंट डेंसिटी की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। करंट डेंसिटी क्या होती है, इन धारा घनत्व क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है ना। जो करंट डेंसिटी होती है उसको हम एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में ट्रीट करते हैं, याद रखिएगा। ये एक सदिश राशि होती है। ठीक है ना। तो अब देखिएगा इसको डिटेल में, इसका मैथमेटिकली डेरिवेशन देख लेते हैं छोटा सा। अब इसमें एक छोटा सा डायग्राम शो किया गया है। आप देखिएगा जो रेड पेन से डॉट लाइन से मैंने एक सर्कुलर ये रिंग बनाई, इसको देखिएगा डॉट लाइन से, डॉट से बनाई है ना मैंने। तो एक सर्कुलर रिंग है और ये सर्कुलर रिंग है और इसमें इस रिंग के मतलब एकांक अनुप्रस्थ काट से, मतलब इसका जो अनुप्रस्थ काट है उसके लंबवत एकांक अनुप्रस्थ काट लिया। तो देखो ये रिंग, ये पूरा जो रिंग है, इस रिंग का जो एरिया है ना, इस रिंग का जो एरिया मैंने बताया यहाँ पर एस है। कितना है, पूरे रिंग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, एस है। लेकिन हम क्या करेंगे, पूरी रिंग न लेकर के हम क्या करते हैं, इस रिंग का एक क्या लेते हैं, एक अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं इस रिंग का। यानी इस वृत्ताकार जो वलय है, एक जो भी रिंग है मतलब वृत्तीय रिंग है, वृत्तीय वलय है, इसका हम क्या लेते हैं, एक क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं। क्षेत्रफल अल्पांश क्या लेते हैं, डेल एस लेते हैं। यहाँ पर बिंदु P पर लेते हैं। ये दिख रहा है आपको बिंदु P दिख रहा होगा भाई। तो बिंदु P पर हम एक क्षेत्रफल अल्पांश डेल एस लेते हैं और इस डेल एस के लंबवत जो धारा गुजर रही है वो धारा ये गुजर रही है, दिख रही है आपको, देखो ये गुजर रही है, ये मतलब एरो दिखा रखे मैंने। तो ये डेल एस जो हमने इस रिंग का छोटा सा भाग लिया ना, छोटा सा क्षेत्रफल लिया, उस क्षेत्रफल के लंबवत ये धारा गुजर रही है, उसके एकदम लंबवत, तो उसके लंबवत गुजर रही है। तो यहाँ आप समझिएगा ये जो लंबवत गुजर रही है धारा किसके, इस एरिया वेक्टर की, मतलब एरिया वेक्टर नहीं सॉरी, ये जो क्षेत्रफल अल्पांश है, इस क्षेत्रफल अल्पांश के लंबवत क्या गुजर रही है, धारा। तो इसी धारा को हम क्या बोलेंगे, धारा घनत्व बोलेंगे। और इस धारा घनत्व की दिशा किधर होती है, धारा की दिशा में होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, धारा घनत्व किधर होता है, धारा की दिशा में होता है। ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अब इसको देखिए ढंग से समझते हैं। यहाँ पर हम बात करें, देखिए कोई भी चालक है, उसमें बिंदु P पर मैंने बताया कि क्षेत्रफल अल्पांश क्या लिया, डेल एस लिया। अब डेल एस ले लिया हमने, एक क्षेत्रफल अल्पांश डेल एस ले लिया इसमें, और इस डेल एस के लंबवत अर्थात इसके परपेंडिकुलर या इसके नॉर्मल, इस डेल एस के क्या लंबवत या फिर इसके नॉर्मल जो होगा वो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल का मतलब अभिलंबवत होता है। नॉर्मल अभिलंबवत जो वेक्टर होता है वो होता है एरिया वेक्टर। मैंने शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ाया था चैप्टर 2 में अध्याय जो 2 था उसमें मैंने बताया था कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल के लंबवत होता है, क्षेत्रफल के अभिलंबवत होता है, ये मैंने बताया था। तो इसमें ये हमने क्षेत्रफल अल्पांश डेल एस लिया है और इस डेल एस के
लंबवत या इसके नॉर्मल क्या होता है, इसके नॉर्मल क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है, एरिया वेक्टर होता है डेल एस। ठीक है, तो याद रखिएगा जो धारा है वो डेल एस के तो क्या होती है, लंबवत प्रवाहित होती है, लेकिन डेल एस की दिशा में प्रवाहित होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ये ध्यान रखनी है ये चीजें। देखो मैंने जो बात बोली है ना धारा घनत्व में, ये धारा घनत्व वो जो बात बोली उसी को फॉलो करना है आपको। ठीक है ना, मैंने ये कहा कि कोई भी चालक है उसके एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को ही हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। ठीक है ना, तो एकांक क्षेत्रफल होगा उसका जो भी हमने चालक लिया उसका एकांक क्षेत्रफल है। जैसे कि इस चालक में मैंने एक क्षेत्रफल अल्पांश डेलस की कल्पना की है, डेलस लिया है मैंने, और इस डेलस के लंबवत गुजरने वाली धारा ये दिखा रखी है एरो, लंबवत गुजरने वाली धारा। लेकिन ये धारा क्या होती है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा में फ्लो होती है, ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। तो ये जो धारा है, ये धारा किधर फ्लो हो रही है भाई, ये धारा जो धारा दिख रही है आपको, ये धारा की दिशा दिखा रखी है, ये धारा किधर फ्लो हो रही है, ये डेलस वेक्टर की डायरेक्शन में ही फ्लो हो रही है, यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा में फ्लो हो रही है। तभी तो हम बोलेंगे वो क्षेत्रफल के लंबवत, क्षेत्रफल अल्पांश के लंबवत वो धारा फ्लो हो रही है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। इसमें ये लिखा है पी पर एक अल्पांश क्षेत्रफल डेलस के लंबवत अर्थात सदिश क्षेत्रफल डेलस की दिशा में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, डेल आई प्रवाहित हो रही है। डेल आई प्रवाहित हो रही हो तो उस बिंदु पर धारा घनत्व का औसत मान ये होता है, ये इन वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये सदिश रूप में। तो धारा घनत्व का औसत मान है ये डेल आई अपॉन डेल एस, और ये एन कैप, ये डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एन कैप, यानी यूनिट वेक्टर एकांक सदिश जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये एकांक सदिश है, और ये एकांक सदिश क्या शो कर रहा है, ये यही शो कर रहा है कि जो धारा है विद्युत धारा है वो किधर फ्लो हो रही है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा में प्रवाहित हो रही है। ये बात याद रखिएगा, जो विद्युत धारा है वो चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के लंबवत या क्षेत्रफल सदिश की दिशा में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा में, यानी क्षेत्रफल सदिश डेल एस की दिशा में फ्लो हो रही है, या आप क्या बोल सकते हो, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल डेल एस के लंबवत फ्लो हो रही है, या फिर क्षेत्रफल सदिश डेल एस की दिशा में फ्लो हो रही है। ये मतलब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करंट किधर फ्लो हो रही है, डेल एस वेक्टर की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो ये इस प्रकार से ये इसीलिए लिखा है। तो इस धारा घनत्व की डायरेक्शन भी किधर हो जाएगी, धारा की दिशा में हो जाएगी। अब इसको विदाउट वेक्टर लिखेंगे तो जे बराबर क्या बनेगा, डेल आई अपॉन डेल एस, क्योंकि आपको पता है मैग्नीट्यूड कितना होता है यूनिट वेक्टर का, 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, मतलब यानी विदाउट वेक्टर, यानी बिना सदिश के, जे बराबर डेल आई अपॉन डेल एस के रूप में लिख दिया इसको मैंने। अब आगे देखिएगा, यदि क्षेत्रफल डेलस, ये तो क्या था एकदम ऐसे, मतलब सर्कुलर रिंग इस प्रकार से थी, ये नहीं, सर्कुलर रिंग इस प्रकार से थी, है ना। अब देखिएगा, यदि क्षेत्रफल डेलस अर्थात क्षेत्रफल सदिश है, अब सुनिएगा ध्यान से, यदि क्षेत्रफल डेलस है अर्थात क्षेत्रफल सदिश डेल एस है, धारा की दिशा से थीटा कोण बनाता है। अब देखो थीटा कोण बना रहा है, थोड़ा सा इसको थीटा डिग्री से रोटेट करवा दिया, देखो दिख रहा है ना। पहली वाली रिंग तो रेड पेन वाली, देखो जो पहले वाली रिंग थी वो रेड डॉट से शो की थी। अब जो दूसरी रिंग है वो देखिएगा ब्लैक डार्क लाइन से शो की है ना, दिख रही ना आपको। तो ये क्या हो रही है यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर जो ये रिंग दिख रही है आपको, ये रिंग क्या कर रही है, ये करंट से यानी धारा की दिशा से क्या कर रही है, थीटा कोण बना रही है, धारा की दिशा से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। तो देखिएगा यहाँ पर जो क्षेत्रफल डेलस या फिर क्षेत्रफल सदिश डेलस वेक्टर है, धारा की दिशा से थीटा कोण बनाता है। अब ये जो डेलस वेक्टर है ना, ये डेलस वेक्टर मैंने देखो ये दिखा रखा है, ये दिख रहा है आपको, ये रिंग दिख रही है, इस रिंग ये जो दिख रही ना, इस रिंग का क्षेत्रफल क्या है, एस है। और इसी क्षेत्रफल में से मैंने एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया डेलस, जो कि पॉइंट पी पर है एक क्षेत्रफल अल्पांश, और इसके लंबवत ले लिया मैंने क्या, क्षेत्रफल सदिश, ये दिख रहा होगा आपको डेलस, ये क्षेत्रफल सदिश दिख रहा है ना आपको डेलस। तो ये डेलस जो वेक्टर है ये धारा की दिशा से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो धारा की दिशा से थीटा कोण बना रहा है, तो इस क्षेत्रफल सदिश का जो घटक होगा, घटक मतलब इसका जो घटक होगा, क्षेत्रफल सदिश का जो घटक है वो धारा की दिशा में क्या होगा, धारा की दिशा में देखना में, अरे भाई धारा की दिशा में देखना है। ये तो धारा के साथ तो क्या बना रहा है, ये धारा के साथ तो क्षेत्रफल सदिश है डेलस है, वो थीटा कोण बना रहा है। लेकिन हमारी धारा तो किधर प्रवाहित हो रही है, मतलब क्षेत्रफल
क्षेत्रफल सदिश की दिशा में प्रवाहित हो रही ना, क्षेत्रफल सदिश की दिशा में प्रवाहित होगी, तो इसका मतलब ये होगा क्षेत्रफल सदिश का हमें घटक लेना पड़ेगा, और वो घटक किधर होना चाहिए, वो घटक किधर होना चाहिए, वो धारा की दिशा में होना चाहिए। तो धारा की दिशा में जो घटक बनेगा वो ये बनेगा, आपको दिख रहा होगा डेल एस कोस थीटा, दिख रहा है ना, ये डेल एस कोस थीटा के रूप में, जो कि धारा की दिशा में है। किधर है, धारा की दिशा में है ये, ठीक है ना। तो धारा की दिशा में जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है उसका जो घटक आया वो क्या है, डेल एस कोस थीटा, ठीक है ना। ओरिजेंटल कंपोनेंट है ना, ये क्षैतिज घटक है, तो ये डेल एस कोस थीटा। तो हम डेल एस की जगह हम क्या लिखेंगे, अब देखिएगा, डेल एस की जगह लिखेंगे डेल एस कोस थीटा। अगर ऐसे मतलब थीटा डिग्री इससे घूम जाए, मतलब ये जो क्षेत्रफल अल्पांश है या क्षेत्रफल पूरा जो चालक का अनुप्रस्थ काट है, ये क्या हो जाए, धारा की दिशा से क्या, कौन सा कोण बनाए, थीटा कोण बनाए। यानी जो क्षेत्रफल सदिश है ना, चालक का जो क्षेत्रफल सदिश है वो धारा की दिशा से कितना कोण बनाए, थीटा कोण बनाए, या क्षेत्रफल डेल एस क्या बनाए, धारा की दिशा से थीटा कोण बनाए। तो उस केस में जो धारा घनत्व बनेगा वो जे बराबर डेल आई अपॉन डेल एस कोस थीटा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो सदिश क्षेत्रफल है ना, सदिश क्षेत्रफल डेल एस वेक्टर, उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, उसका कंपोनेंट, उसका घटक जो कि धारा की दिशा में होगा वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो वो क्या है, डेल एस कोस थीटा है, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो डेल आई बराबर होता है जे डेल कोस थीटा, जे डेल कोस थीटा यहाँ से हो जाएगा। अब डेल आई बराबर है, ये इन वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो जे, ये डॉट प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं दो, यहाँ पर ये दोनों सदिश हैं, अरे भाई डेल एस भी वेक्टर है और जे भी वेक्टर है, तो दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल ही क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, यानी धारा होती है। तो डेल आई बराबर क्या हो जाए, यानी जे वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर, जे वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर। और ये तो क्या था, ये तो हमने जो चालक का जो क्षेत्रफल है उसमें से एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया था, उसके लिए ये धारा थी, डेल आई थी, ठीक है ना, उसके लिए धारा थी, मतलब उस क्षेत्रफल, उस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा डेल आई थी। अब यदि हम बात करें चालक का क्षेत्रफल हमने ले लिया, पूरा एस ले लिया, पूरा क्षेत्रफल एस ले लिया, तो उस केस में धारा आई कितनी हो जाएगी, टोटल धारा क्या हो जाएगी, इसका हम क्या कर देंगे, इस समीकरण का, इस इक्वेशन का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो आई इक्वल किसके होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस हो जाएगा, ठीक है ना। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस हो जाएगा, ठीक है। डी एस यानी यहाँ पर मैंने किस रूप में लिख दिया, मतलब तात्क्षणिक रूप में लिख दिया, यानी डेल एस को डी एस लिख दिया है। तात्क्षणिक धारा घनत्व देखो ये होता नीचे, ये देखिएगा, जिस प्रकार से तात्क्षणिक धारा होती है उसी प्रकार से तात्क्षणिक धारा घनत्व भी होता है। तो जे वेक्टर डी आई अपॉन डी एस इन एन वेक्टर है, ठीक है ना। ये मतलब ये किस रूप में लिखा मैंने, ये मैंने तात्क्षणिक रूप में लिखा, तात्क्षणिक धारा घनत्व है ना। और इसका मात्रक जो होगा एम्पियर पर मीटर होगा, क्योंकि आई का मतलब धारा और क्षेत्रफल का मतलब मीटर स्क्वायर, धारा के लिए एम्पियर और क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और इसी जो धारा को, ये जो धारा दिख रही है आपको, इसी धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व का फ्लक्स बोलते हैं। इसी धारा को हम क्या बोलते हैं, जो ये धारा दिख रही है ना, इस धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व का फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है ना। जो धारा किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरती है, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरती है, उस धारा को हम धारा घनत्व का क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। क्योंकि हमने फ्लक्स में भी पढ़ा है, जो भी फाई बराबर ई डॉट ए के रूप में पढ़ा है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर पढ़ा है ना, ये फाई बराबर। तो यानी वहाँ पर भी क्या था, वहाँ भी कुछ ऐसा फ्लक्स था ना। तो वहाँ पर तो हम बात किसकी कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र की मात्रा को वहाँ विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स बोलते थे। यहाँ पर हम किसको बोलेंगे, धारा को धारा घनत्व का क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा, मतलब टॉपिक अच्छा था। और इसके डायमेंशन भी आप लिख सकते हो, विमा ए एल माइनस टू होगी, ठीक है ना। यानी एम्पियर के लिए तो ए, और जो मीटर स्क्वायर है इसके लिए क्या हो जाएगा, एल माइनस टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये सब जो भी है ना, ये नोट कर लेना कॉपी के अंदर, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो गया है। तो अच्छा टॉपिक था, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था, और इसको ढंग से आप क्लियर कर लेना, ठीक है ना, समझ लेना। ओके, थैंक यू भाई।